हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने संपूर्ण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट केस लॉ एवं मैगजीन सूक्तियों को तथा महत्वपूर्ण नियमों और सिद्धांतों को भी डिस्कस किया। और आज के टॉपिक में संपूर्ण साक्ष्य अधिनियम से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने पूर्व में डिस्कस हुए साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के संक्षिप्त नोट्स के वीडियोज को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक को फॉलो करके आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रभाव में आया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो प्रवर्तन तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है। आंसर ए सही हो जाएगा। और जो 15 मार्च 1872 है ये साक्ष्य अधिनियम की इनेक्टमेंट डेट है। अधिनियमित तिथि जो है वो 15 मार्च 1872 है और जो प्रवर्तन तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है। तो जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रभाव में आया, तो 1 सितंबर 1872 से, और कब अधिनियमित हुआ तो 15 मार्च 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य विधि। तो साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव कैसा है। तो साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव सामान्यतः भूतलक्षी है परंतु भविष्यलक्षी भी होता है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, साक्ष्य अधिनियम का विस्तार नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड इन पर भी है, जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं है। तो नीचे जो आंसर है उपरोक्त सभी पर। तो इसमें जो आंसर सी है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में आ गया है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से साक्ष्य अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर भी प्रभावशील है। तो इसमें जो आंसर प्रश्न के आधार पर तो सी सही हो जाएगा, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में भी वर्तमान में साक्ष्य अधिनियम प्रभाव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, साक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। तो मुख्य परीक्षा सम्मिलित है, पुनः परीक्षा ये भी सम्मिलित है, प्रति परीक्षा ये भी सम्मिलित है। जो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा का जो प्रावधान दिया गया है साक्ष्य अधिनियम में, तो धारा 138 में दिया गया है और 137 में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसमें जो आंसर आपका बी हो जाएगा। साक्ष्य अधिनियम में पुलिस कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और मध्यस्थ के सिवाय, यानी मध्यस्थ को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो एवं कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो ये एक प्रकार का है। तो ये एक क्या है, तथ्य, फैक्ट है। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, तथ्य में सम्मिलित हैं। तो किसी मनुष्य के कुछ सुनना अथवा देखना, किसी मनुष्य द्वारा शब्द को कहना अथवा राय रखना, किसी मनुष्य की अमोघ ख्याति है। तो ये जो सभी हैं वो तथ्य हैं। तो ये उपरोक्त तो सभी इसमें तथ्य में सम्मिलित हो जाएंगे। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दस्तावेज से अभिप्राय है। लेख, मुद्रित सामग्री, फोटोचित्र, मानचित्र, रेखांक, धातुपत्र, शिलालेख, उपहांसांकन। तो उपरोक्त तो सभी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात विश्वास करे कि तथ्य का अस्तित्व है या तथ्य को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उन परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो साक्ष्य अधिनियम में क्या कहेंगे, उसको साबित प्रूव्ड कहेंगे। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, साबित नहीं हुआ से क्या अभिप्राय है। तो साबित नहीं हुआ से अभिप्राय जो है जो ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित हो। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत माना जाएगा। तो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत माना जाएगा रेस चेष्टे के तहत। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,
बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। पास में खड़े लोगों द्वारा घटना के समय या तत्काल पहले बाद में जो कार्य किया गया या कहा गया उसी सब व्यवहार का भाग है। तो ये जो है एक सुसंगत तथ्य है धारा 6 के अंतर्गत। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है तो सुसंगत है, नहीं, हाँ, प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कभी नहीं। तो ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को हेतु, तैयारी या आचरण को दर्शित करता है तो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आचरण शब्द में कथन जो है सम्मिलित हैं, तो आचरण शब्द के अंतर्गत कथन सम्मिलित नहीं है। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ए की हत्या के लिए बी का विचारण होता है। तथ्य है कि बी ने सी की हत्या की है, इस बात को ए जानता है तथा ए ने उसे प्रकट करने की धमकी देकर बी से राशि प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। साक्ष्य में ये जो तथ्य हैं तो वो सुसंगत होंगे। तो इसका जो आंसर है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। प्रश्न ये है कि अपराध घटित करने के तुरंत बाद ए अपने घर से फरार हो गया। ये तथ्य है सुसंगत है क्योंकि जो अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण है वो दर्शाता है। तो जो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सवाल ये है या प्रश्न ये है कि ए ने अमुक दिन दिल्ली में अपराध किया। ये तथ्य कि वे उस दिन लंदन में था, तो ये तथ्य सुसंगत है। धारा 11 के अंतर्गत प्ली ऑफ एलियाई का सिद्धांत जो है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर दो स्थानों पर उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं? धारा 11 में। तो ऐसे तथ्यों को सुसंगत माना जाएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नुकसानी के दावों में राशि तय करने के लिए सहायता करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, तो बिल्कुल सुसंगत हैं। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। स्वीकृति की परिभाषा में आते हैं दस्तावेजी कथन आते हैं, सही है। मौखिक कथन आते हैं, ये भी सही है। दस्तावेजी व मौखिक कथन दोनों आते हैं, तो इसका जो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्वीकृति कौन कर सकता है? तो स्वीकृति के संबंध में जो हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हैं उसमें बताया था कि धारा 17, 18, 19, 20 में जो कार्रवाई के पक्षकार हैं, पक्षकार के अभिकर्ता, तीसरा व्यक्ति, कार्रवाई का पक्षकार एवं अभिकर्ता दोनों, तो जो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा कि कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता तो दोनों कर सकते हैं। इसमें आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं के बारे में मौखिक स्वीकृति सुसंगत होती है जब पक्षकार ये दर्शित कर दें कि दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, जब दस्तावेज को असली होना प्रसंगत हो, तो उपरोक्त तो दोनों परिस्थितियों में आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? साक्ष्य अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, तो सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां हैं वो धारा 23 में सुसंगत होती हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 है वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है, क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होती है। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। दांडिक कार्रवाई में स्वीकृति विसंगत होती है यदि वह धमकी से प्राप्त की गई हो, उत्प्रेरणा से प्राप्त की गई हो, वचन द्वारा प्राप्त की गई हो, तो जो स्वीकृति है विसंगत होगी। परंतु यही तो धारा 24 के अंतर्गत विसंगत होगी, परंतु धारा 28 में इसका अपोजिट है कि जब ये धमकी, उत्प्रेरणा, वचन के प्रभाव के समाप्त हो जाने के पश्चात की गई हो तो वो सुसंगत हो जाती है। परंतु दांडिक कार्रवाई में संस्वीकृति जो है विसंगत होती है यदि वे धमकी, उत्प्रेरणा, वचन द्वारा की गई है, तो धारा 24 के अंतर्गत तो विसंगत होगी। तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जो की गई हो, तो न्यायाधीश के समक्ष की गई हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी तो गलत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो यहाँ पे ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जो की गई हो, तो ऐसी संस्वीकृति धारा 26 का जो अपवाद है वो ये कहती है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। तो मजिस्ट्रेट की भी समझ ग्राह्य होगी, पुलिस अधिकारी के समक्ष ग्राह्य नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है या तो वो ये होता कि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है जो की गई है पुलिस अधिकारी के समक्ष। तो यहाँ पे आप आ बना लें और यहाँ पे आंसर सी कर लें, तो आपका जो आंसर इसमें सी हो जाएगा सही कि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है जो की गई हो पुलिस अधिकारी के समक्ष, तो अग्राह्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध, तो पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। धारा 25 स्पष्ट प्रावधान करती है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27।
संस्कृति जो पता चले हुए तथ्यों पर स्पष्टता संबंधित है उस हद तक साबित की जा सकती है, भले ही वह संस्कृति अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में दी हो। ये साक्ष्य अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। तो धारा 27 में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, तो उतनी जितनी का पता चला हुआ हो तो उतनी साबित की जा सके, भले ही वो पुलिस अभिरक्षा में की गई हो। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। साबित संस्कृति को एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में ली जा सकेगी। तो जब साबित संस्कृति है, जो कि धारा 30 स्पष्ट प्रावधान करती है कि जब संयुक्त विचारण हो रहा हो दो लोगों का, तो जो उस सही अभियुक्त की संस्कृति होगी तो वो है विचार में ली जा सकेगी। तो कब ली जा सकेगी? जब दोनों का संयुक्त ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो। तो इसमें जो आंसर है वो संयुक्त विचारण पर विचार में संस्कृति को लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं किंतु विबंध कर सकती हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 प्रावधान करती है। तो इसमें जो आंसर है आपका ए सही हो जाएगा कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है पर विबंध कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। वे दशाएं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मृत हो गया है या मिल नहीं सकता है, तो स्वयं की मृत्यु के कारण से संबंधित है, करने वाले के हित के प्रतिकूल है, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया है, तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में सुसंगत होगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मृत्युकालीन कथन में शपथ लेनी आवश्यक नहीं है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकें ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिससे कि न्यायालय को जांच करनी है तो सुसंगत होंगे। अकेले ऐसे कथन दायित्व अधिरोपण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका जो आंसर ए है कि वो ऐसे कथन है वो दायित्व अधिरोपण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बिना जिल्द बांधे हुए खुले पन्ने जिन पर क्रमशः पृष्ठ संख्या अंकित है लेखा पुस्तक की परिभाषा में, तो ऐसे जो जिल्द हैं जो बंधे हुए हैं खुले हुए पन्ने जिन पर क्रमशः पृष्ठ संख्या अंकित है लेखा पुस्तकों की परिभाषा में, वो नहीं आते हैं, तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। लोक सेवक द्वारा विधिक कर्तव्य के पालन में लोक पुस्तक या राजकीय रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां क्या है? सुसंगत हैं, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मानचित्र चार्ट नक्शों के कथन जो हैं वो क्या हैं? सुसंगत हैं, तो आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। साक्ष्य अधिनियम में विशेषज्ञों की राय के महत्व के बारे में प्रावधान किया गया है, तो विशेषज्ञों की राय के महत्व के बारे में प्रावधान धारा 45 से 51 तक में किया गया है, तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। साक्ष्य अधिनियम में विशेषज्ञ से अभिप्राय है विशेष संबंधी विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से, विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति से, विशेष संबंधी विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति, तो दोनों से संबंधित, तो आंसर इसका वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। विशेषज्ञों की राय सुसंगत तथ्य है यदि है विदेशी विधि कला विज्ञान की किसी बात पर है, हस्तलेख के बारे में, अंगुली चिन्हों की अन्यता विषय प्रश्नों में, उपरोक्त सभी स्थितियों में, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जब दो विशेषज्ञ चिकित्सक की राय में भिन्नता हो तथा दोनों चिकित्सक अपने शिक्षा ज्ञान अनुभव में समान हो, तो ऐसे चिकित्सक की राय को मान्यता देनी चाहिए, तो ऐसे चिकित्सक की राय को मान्यता दी जाएगी जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती हो, तो इसका जो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। पूर्व में जो अच्छा सील साक्ष्य में सुसंगत है, तो कैसे मामलों में? केवल दांडिक मामलों में, आंसर ए सही है, जो कि सेक्शन 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। पूर्व में बुरा सील कब सुसंगत है? जब कहा गया हो कि वे अच्छे सील का है तथा उसके उत्तर में ये कहा गया हो कि वे बुरे सील का है, तब सुसंगत है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। सील शब्द में सम्मिलित है स्वभाव ख्याति, स्वभाव व ख्याति दोनों, स्वभाव व ख्याति दोनों नहीं, तो इसमें स्वभाव व ख्याति दोनों परंतु साधारण सम्मिलित हैं, जो इसका आंसर 42 का है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। स्त्री की लज्जा भंग एवं बालासंग से संबंधित मामलों में जहां सम्मति का प्रश्न विवादक हो, वहां पीड़िता के सील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के विषय में सुसंगत होगा, सुसंगत नहीं होगा, सुसंगत होगा या न होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो इसमें जो सुसंगत नहीं होगा, आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। धारा 53 ए एवं धारा 146 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 ए, 376 ए बी एवं 376 बी, 376 सी, 376 डी, धारा 376
DA एवं 376 DB प्रतिस्थापित करने वाला संशोधन अधिनियम है तो 2013 और 2018 है, क्योंकि 376 A, B, C, D को तो 2013 में जोड़ा गया था, जो कि 2013 जो है वो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, और 376 AB, 376 DA, 376 DB को अपराधी विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 13-18 एक साथ नहीं दिए गए हैं, तो प्रश्न के अनुसार आपका जो आंसर सबसे सटीक होगा वो आंसर ए सटीक होगा कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में। तो 2018 में ABCD को नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ AB 376 AB, 376 DA, 376 DB को जोड़ा गया है 146 और 53A में। तो आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। न्यायिक रूप से अविच्छेद्य तथ्य साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इसका जो आंसर डी है, जो कि 56 से 57-58 तक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। स्वीकृतियां जो हैं स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 58 स्पष्ट प्रावधान करती है कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जा सकता है, तो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तत्वों को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं को किस साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है, तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। आंसर इसका जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। प्राथमिक साक्ष्य में सम्मिलित नहीं है, तो प्राथमिक साक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। मूल दस्तावेज सम्मिलित हैं प्राथमिक साक्ष्य में, जहां कई प्रतियां जो है मूल प्रतियां हैं, वहां हर एक प्रति मूल प्रति है। ए भी प्राथमिक साक्ष्य में सम्मिलित है। मूल हस्तलिखित दस्तावेज ये भी सम्मिलित है। तो मूल की जो फोटो स्टेट है वो सेकेंडरी एविडेंस में आती है, वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। द्वितीयक साक्ष्य में सम्मिलित हैं प्रमाणित प्रतियां, सही है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई प्रतियां, ये भी सही है। मूल से तुलना कर बनाई गई प्रतियां, ये भी सही है। उपरोक्त सभी जो हैं वो द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। किसी मूल की फोटो स्टेट प्रति उस मूल के अंतर्वस्तु की क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है या द्वितीयक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य दोनों है। प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य दोनों नहीं है, तो इसमें जो है आंसर आपका बी हो जाएगा कि किसी भी मूल की जो फोटो स्टेट है वो सेकेंडरी एविडेंस आती है, ना कि प्राथमिक साक्ष्य के प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत आती है। तो आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। द्वितीयक साक्ष्य कब दी जा सकती है, जब मूल खो गया हो, जब मूल नष्ट हो गया हो, जब मूल विपक्षी के कब्जे में हो। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। पंजीकृत दस्तावेज जो कि वसीयत नहीं है कि अनुप्रमाणिक साक्षी को साक्ष्य में बुलाना आवश्यक नहीं होता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लोक दस्तावेज हैं, तो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के दस्तावेज सही है। शासकीय निकायों के दस्तावेज, ये भी सही है। भारत के विधायी न्यायिक कार्यपालिकाओं के अभिलेख, तो ये जो सभी हैं वो लोक दस्तावेज हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। आंसर डी है। प्रमाणित प्रतिलिपियों की असली होने के बारे में अवधारणा, तो प्रमाणित जो प्रतिलिपियां हैं उनके असली होने के बारे में अवधारणा की जा सकती है। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एवं अन्य दस्तावेजों के बारे में जो सारता उसी प्रारूप में रखे गए हैं, जो विधि द्वारा अपेक्षित हैं और उचित अभिरक्षा से पेश हुए हैं, उनकी जो अवधारणा होगी तो वे असली हैं, ये अवधारणा की जाएगी। सरकार के प्राधिकार के द्वारा बनाए गए मानचित्रों व रेखांकों के बारे में अवधारणा की जाएगी कि वे जो हैं शुद्ध हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अवधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है, तो 30 वर्ष के बारे में धारा 90 में किया गया है। आंसर इसका बी सही है। और 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में 90A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत करार की साक्ष्य जो है वो वर्जित है। इसका जो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। कृष्ण को दिनांक 1/1/2004 को 10,000 रुपए देने का एक लिखित करार श्याम करता है। उसी समय मौखिक करार दोनों के बीच ये होता है कि रुपए 31 जनवरी 2010 तक नहीं दिए जाएंगे, तो मौखिक करार को क्या कहा जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता है। जो इसका आंसर है वो 60 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भूमि के विक्रय पत्र के साथ नक्शा लगाया गया। विवाद यह है कि मानचित्र में विशिष्ट भाग नहीं दिखाया गया। सदैव भूमि का भाग रूप माना जाता रहा
था और उस विलेख द्वारा उसका अंतरित होना अभिप्रेत था, तो उसको साबित किया जा सकता है? नहीं, साबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। दस्तावेज को स्पष्ट शर्तों के विरुद्ध सब प्रकार की मौखिक साक्ष्य वर्जित हैं, किंतु दस्तावेज की प्रकृति के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ये जो कथन है वो सही है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। विष्णु ने कृष्णकांत को 2000 रुपये या 3000 रुपये में गाय बेचने का लिखित करार किया। ये दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना है, ये साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो राशियां दी गई हैं तो इसका जो है साक्ष्य नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है 64। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों के अस्तित्व को प्रख्यापित करता है। इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो धारा 101 में है, जो उसको प्रख्यापित करता है, और 102 में सबूत के भार बदल जाता है, तो दोनों पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। तो ये कथन जो है वो एकदम सत्य है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अभियुक्त ये कथन करता है कि वह चित्त विकृति के कारण कार्य की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने में अक्षम था, तो चित्त विकृति के सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक यात्री पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। ये साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, तो यात्री पर होगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। जब तक अन्यथा साबित ना हो कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। ये कथन सही है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। पिता ने एक भूखंड का विक्रय किया तब जबकि एक पुत्र अवयस्क था। इसे बाद में चुनौती दी गई, विक्रय सद्भावपूर्वक किया गया था। इसे साबित करने का भार जो है साक्षी पर होगा, क्रेता पर होगा, पुत्र पर होगा, विक्रेता पर होगा। तो इसमें जो साक्ष्य का जो भार है साबित करने का वो विक्रेता पर होगा, आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। वैवाहिक स्थिति के दौरान संतान का जन्म होना धर्मस्व का निश्चायक सबूत है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 स्पष्ट प्रावधान करती है, तो इसका जो आंसर है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। विवाह के दिनांक से 7 वर्ष के अंदर विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में विधिक प्रावधान किया गया है, तो 113 ए में किया गया है, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के प्रयोजना दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज मृत्यु में दिया गया है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। जब एक व्यक्ति अपनी घोषणा अथवा कार्य लोभ के द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास कराता है या कर लेने देता है कि कोई बात सत्य है, और ऐसे विश्वास पर दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करता है जो वे नहीं करता, यदि उसे विश्वास न कराया गया होता, तब ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को किसी भी बात या कार्रवाई में उसकी सत्यता का खंडन नहीं करने दिया जाएगा। जो यह क्या है, सहमति है? नहीं है, ये एक विबंधन है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में दिया गया है और 117, 116 में भी दिया गया है, तो इसमें जो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे के अपवाद हैं। अति कोमल वयस जो प्रसन्न न समझता हो अक्षम माना जाएगा, अति वृद्ध जो वृद्धावस्था के कारण समझने में अक्षम हो, पागल जो समझने में समर्थ ना हो, तो उपरोक्त तीनों हैं, तो इसका जो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मूक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, जिसने लिखकर एवं संकेतों के द्वारा साक्ष्य दिया या किसी प्रकार से साक्ष्य को बोधगम्य बनाया हो, तो ऐसा साक्ष्य को कैसा साक्ष्य माना जाए? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखकर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य होता है, संकेतों के द्वारा दिया गया साक्ष्य या किसी भी द्वारा। तो धारा 119 जो कि डम विटनेस के बारे में प्रावधान करती है, तो डम विटनेस जो कि बोलने में असमर्थ व्यक्ति वो अपना साक्ष्य किसी भी प्रकार से दे, वो न्यायालय खुले न्यायालय में यदि साक्ष्य को बोधगम्य बनाता है तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ही कहा जाएगा। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर इसमें आपका ओरल एविडेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। ऐसा साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, साक्ष्य दे सकता है लिख करके, संकेतों के द्वारा या संकेत चिन्हों के द्वारा, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका लिखकर या संकेत या चिन्हों के द्वारा, जो कि तीनों को सम्मिलित करता है, तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा यथा संशोधित धारा 119 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सिविल वाद के पक्षकारगण एवं दांडिक विचारणा के अभियुक्त परिवादी के पति पत्नी उस मामले में सक्षम साक्षी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं बिल्कुल।
धारा 122 स्पष्ट प्रावधान करती है साक्ष्य अधिनियम की। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है कि वैवाहिक स्थिति के दौरान की गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 122 में संरक्षण भी दिया गया है पति पत्नी को वैवाहिक स्थिति के दौरान में की गई कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किसी भी लोक ऑफिसर को उससे राजकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी। तो ऐसे जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो इसका जो आंसर ए सही है धारा 126 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, क्या किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, राष्ट्रीय ऑफिसर को ये कहने के लिए विवश किया जा सकता है कि किसी अपराध के बारे में उसे जानकारी कहाँ से मिली? नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अनुक्रम में वकील व मुक्किल के बीच की बात को प्रकट करने के लिए दोनों को बाध्य किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पारस्परिक सहमति से, बिना सहमति के, न्यायालय की अनुमति से, उपरोक्त तीनों सही हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है क्योंकि धारा 126 जो है वकील और मुक्किल के बीच में की गई बात को प्रकट करने के लिए उनको संरक्षण देता है, तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे पारस्परिक सहमति दिया गया, बिना सहमति के भी, न्यायालय की अनुमति से, तो उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह नियम लागू होता है वकील एवं प्लीडर पर, दुभाषियों एवं वरिष्ठों पर, वकीलों के लिपिक पर, उपरोक्त सभी पर लागू होता है। धारा 126। 83, विधिक सलाहकारों को गोपनीय संसूचनाएं प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसमें आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, इस आधार पर कि उस उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने के लिए न्यायालय की अनुमति से क्षम्य होगा, क्षम्य नहीं होगा, न्यायालय की अनुमति से क्षम्य होगा। उपरोक्त तीनों गलत हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है बी है कि इस आधार पर कि उत्तर जो है अपराध में उसे फंसाएगा, तो साक्षी उत्तर देने के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, सक्षम साक्षी नहीं होगा। सक्षम साक्षी होना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी गलत हैं। तो जो सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, धारा 133, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है कि साक्ष्यों की संख्या एवं गुणवत्ता दोनों नहीं। तो किसी भी मामले की तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है कि साक्ष्यों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, जरूरी नहीं है कि साक्ष्य, एक सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए, गिना ना जाए। तो साक्ष्यों की संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसकी गुणवत्ता को देखा जाएगा कि जो ऐसा साक्ष्य दिया जाए जो ग्राह्य हो, सुसंगत हो। तो इसका जो है गुणवत्ता को देखा जाएगा। आंसर इसमें बी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, प्रकरण में साक्ष्यों के पेश करने व उनकी परीक्षा का क्रम प्रक्रिया से संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तय किया जाता है। ऐसा किसी भी विधि के अभाव में साक्षीगण का परीक्षण वादी की इच्छा से किया जाएगा? नहीं। अभियुक्त प्रतिवादी की इच्छा से किया जाएगा? नहीं। न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा। ये सही है आंसर, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है कहलाती है? तो एग्जामिनेशन इन चीफ मुख्य परीक्षा कहलाती है। तो इसमें जो आंसर है ए सही हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के बारे में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137-138 में दिए गए हैं। 137 में परिभाषाएं दी गई हैं और 138 में क्रम को बताया गया है। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन। तो प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर आंसर है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किसी भी साक्षी की प्रतिपक्षी के द्वारा की गई परीक्षा क्या कहलाती है? तो प्रतिपरीक्षा कहलाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो विपक्षी करता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और जो वादी प्रथम पक्ष होता है वो एग्जामिनेशन इन चीफ देता है और उसके बाद री एग्जामिनेशन भी जो पक्षकार बुलाता है उसी के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मिलित किया गया है, ये केवल दस्तावेज पेश करता है, वे साक्षी है, प्रतिपरीक्षी होगा, उसकी प्रतिपरीक्षा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वे साक्षी नहीं है, प्रतिपरीक्षा नहीं होगी, क्योंकि उसे सिर्फ साक्ष्य पेश करने के बुलाया गया है, न कि प्रतिपरीक्षा के लिए। तो उसकी प्रतिपरीक्षा जब ही होगी जब उसको एज ए विटनेस के तौर पर बुलाया जाएगा। यदि सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है तो उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी, जो कि धारा 139 साक्ष्य अधिनियम की है, स्पष्ट प्रावधान करती है
कि ऐसा व्यक्ति जो दस्तावेज पेश करता है उसकी प्रति परीक्षा नहीं होगी। तो इसमें जो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। ऐसा प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है क्या कहलाता है? तो वो सूचक प्रश्न कहलाता है। धारा 141 है साक्ष्य अधिनियम की लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है। ऐसा प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो, जिससे पूछने वाला चाहता हो या पूछने की आशा करता हो, तो ऐसे प्रश्न को लीडिंग क्वेश्चन सूचक प्रश्न कहते हैं। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। सूचक प्रश्न विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किए जाने पर न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। तो कब नहीं पूछे जाने चाहिए? मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में एग्जामिनेशन इन चीफ तो वादी के द्वारा की जाती है, और प्रतिपरीक्षा जो है प्रतिपक्षी के द्वारा की जाती है। तो प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं, और पुनः परीक्षा में भी नहीं, मुख्य परीक्षा में पुनः परीक्षा में यदि पूछे जाएंगे तो उसमें जो है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाएंगे। यदि मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्नों को पूछा जाता है तब न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है, अन्यथा प्रति परीक्षा में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि सूचक प्रश्न विरोधी पक्षकार के द्वारा आक्षेप किए जाने पर न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए, तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं न्यायालय के बिना अनुज्ञा के। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। प्रश्न सुसंगत होने पर साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। लांछन लगाने वाले प्रश्न साक्षी से पूछे जा सकते हैं, कभी भी युक्तियुक्त आधार ना होने पर, युक्तियुक्त आधार होने पर ही पूछे जा सकते हैं लांछन लगाने वाले प्रश्न साक्षी से। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न सामान्य परिस्थितियों में पूछे जा सकते हैं, केवल मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं। अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है। धारा 101 इंडिसेंट एंड स्कैंडेलियस और इंसल्ट और अनेक के संबंध में जो प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। पक्षद्रोही साक्षी से अभिप्राय है साक्षी जो बुलाने वाले पक्षकार के विपरीत बात करता है, यानी होस्टाइल विटनेस, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में दिया गया है। ऐसा गवाह जो साक्ष्य लिए तैयार नहीं है, यानी जो जिसको बुलाता है, जो पक्षकार जिसे बुलाता है उसके विपक्ष में साक्ष्य देता है, तो उसको होस्टाइल विटनेस या मुकरे हुए साक्षी कहा जाता है। तो जो पक्षद्रोही साक्षी से मतलब यही है होस्टाइल विटनेस से, कि साक्षी जो बुलाने वाले पक्षकार के विपरीत बात करता है तो वो पक्षद्रोही साक्षी कहलाता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। गवाह की स्मृति ताजा करने के अधिकार के बारे में प्रतीक प्रावधान किया गया है साक्ष्य अधिनियम की धारा तो 159 में किया गया है 159, और 161 में प्रतिपक्षी को अधिकार दिया गया है रिप्रेसिंग मेमोरी का। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या उचित ग्रहण, साक्ष्य के ग्रहण के कारण नवीन विचारण नहीं होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा जो कि अंतिम धारा है 167, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम में सिर्फ 167 ही धाराएं दी गई हैं, तो जो 167 धारा है वो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के बारे में प्रावधान करती है। तो जो प्रश्न है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या उचित साक्ष्य के अग्रहण के कारण नवीन विचारण नहीं होगा, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। साक्ष्य विधि का कार्य है तथ्यों के स्थापन हेतु नियम प्रदान करना, तथ्यों के सत्यापित अथवा सत्यापित कार्य करने हेतु नियम प्रदान करना, तथ्यों को स्थापित करना, मामलों पर विचार करने हेतु नियम प्रदान करना। तो जो साक्ष्य विधि का कार्य जो है वो तथ्यों के स्थापन हेतु नियम प्रदान करना है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। साक्ष्य विधि है तो साक्ष्य विधि लेक्स फोरी भी है, प्रक्रिया विधि भी है। तो यहाँ पे प्रश्न में आंसर नहीं दिया गया है, तो जो 101 का प्रश्न जो है साक्ष्य विधि वो बी सही है और सी दोनों सही है, तो बी सी दोनों को मिलाकर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। किसी व्यक्ति की सिविल मृत्यु मानी जाएगी यदि उसका पता नहीं चले, तो धारा 107 जो है वो जीवन की अवधारणा करती है कि 30 वर्ष के भीतर जिस व्यक्ति को जीवित होना सुना गया है तो उसको जीवित माना जाएगा। और धारा 108 साक्ष्य अधिनियम की है कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि 7 वर्ष से नहीं सुना गया है तो उसकी सिविल डेथ मृत्यु की अवधारणा की जाएगी। तो धारा 107 में जीवन की अवधारणा, 108 में मृत्यु की अवधारणा है। तो धारा 108 में सिविल डेथ किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष के भीतर ना पता चले तो उसकी सिविल डेथ माना जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। स्वीकृति एवं विबंधनों में मुख्य अंतर क्या है? तो स्वीकृति केवल पक्षकारों को रोकती है जबकि विबंधन उत्तराधिकारी को भी रोकता है।
सही नहीं है। स्वीकृति केवल उत्तराधिकारी को रोकती है, जबकि विबंधन केवल पक्षकार को रोकता है, ये भी सही नहीं। स्वीकृति किसी भी बात का आधार बन सकती है परंतु विबंधन नहीं बन सकता है। ये जो आंसर है वो सटीक है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, पुलिस डायरी का प्रयोग किया जा सकता है। तो पुलिस डायरी का प्रयोग जो है अभियुक्त के द्वारा किया जा सकता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 है, एक आहत व्यक्ति ने पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद उन्हीं चोटों के कारण वे मृत हो गया। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं मृत्युकालीन कथन है। तो ये जो आंसर है वो एकदम सही है कि कोई व्यक्ति जो आहत है, पीड़ित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो FIR है वो उसका मृत्युकालीन कथन मान लिया जाएगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला संबंधित है, तो संस्कृति से संबंधित है, आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, किसी टेप रिकॉर्डर में टेप की हुई बात को साक्ष्य में ग्रहण करने के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक है? तो टेप शुद्ध होनी चाहिए, सही है। वार्तालाप विवाद के विषय में सुसंगत हो, ये भी सही है। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन है टेप रिकॉर्डर के संबंध में, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, राम अपने वकील से ये कहता है कि मैं जायदाद पर जाली दस्तावेज के आधार पर कब्जा प्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर आप मेरा बात करें। तो ये संसूचना प्रकट करने से संरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाली दस्तावेज के बारे में बात की गई है, तो ये संसूचना जो है वो प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, पहचान परेड साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन सुसंगत है? तो धारा 9 में है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, कंप्यूटर से निकाला गया कागज भी दस्तावेज माना जाएगा, यह प्रावधान किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A में नहीं 65B में किया गया है, जो कि कंप्यूटर से निकाला गया कागज भी दस्तावेज माना जाएगा। ये प्रावधान जो किया गया है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B में किया गया है, इसकी एडमिसिबिलिटी भी 65B। 111, इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में उपधारणा संबंधी प्रावधान है। तो इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, ए फॉर एग्रीमेंट तो 85A में दिया गया है, बी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिया गया और सी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर यहाँ पे आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्न में से कौन सा लोक दस्तावेज है? बात पत्र, लिखित कथन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवादक। तो इसमें जो लोक दस्तावेज को पूछा है तो इसमें जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट लोक दस्तावेज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में जब एक 8 वर्ष का बालक साक्ष्य देता है तो उसका जो साक्ष्य है कोई महत्व नहीं, वे तभी साक्ष्य दे सकता है जब उसका पिता साथ में हो, वे सक्षम साक्षी नहीं है, वे साक्षी है। यदि न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ये प्रश्न को समझ रहा है और युक्तियुक्त उत्तर दे रहा है, तो बालक चाहे वो 8 वर्ष का हो या 5 वर्ष का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो सक्षम साक्षी होगा, यदि वो न्यायालय से कोई प्रश्न पूछता है और उसका वो सही उत्तर दे रहा है और प्रश्नों को समझकर उत्तर को दे रहा है, तो वो सक्षम साक्षी होगा। तो इसमें जो है आंसर आपका डी सही हो जाएगा धारा 118 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं हैं, जिनको 11 अध्याय में विभाजित किया गया है और 11 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप जो 11 अध्याय उनको भी एक बार सरसरी नज़र से देख लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो हैं अध्याय से भी पूछ दिए जाते हैं कि अध्याय 7 में क्या दिया गया है, सबूत के भार के विषय में, अध्याय 8 में क्या दिया गया है, तो विबंध के विषय में दिया गया है, तो अध्याय 9 में क्या दिया गया है, साक्ष्यों के विषय में, अध्याय 10 में क्या दिया साक्ष्य परीक्षा के विषय में। तो इस तरीके से आप एक बार चैप्टर्स को भी याद कर लें, क्योंकि चैप्टर से भी प्रश्न प्री में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा, और यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग हमारे चैनल सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ पर पहली बार आए हैं, तो अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पर जाकर रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर जो ऑल नोटिफिकेशन है इसको अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।